पैसा, ग्रीड और एक इमेज जिसको मेंटेन करना था। 2020 का ये केस ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये स्टोरी है एंड्रे रेबेलो एंड ग्रेसी पिस्कोपो की। ये दोनों कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में थे। एंड्रे ने नोटिस किया था कि ग्रेसी काफी एम्बिशियस थी और उन दिनों वो अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर रही थी। ग्रेसी यंग थी, ब्यूटीफुल थी और वो सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करती रहती थी। अब क्योंकि वो ऑलरेडी एक मॉडल थी तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा था पॉपुलर होने में। धीरे धीरे ब्रांड्स ने उसे अप्रोच करना स्टार्ट किया और देखते देखते उसके फॉलोवर्स 1 मिलियन से भी ज्यादा हो गए थे। एंड्रे भी काफी सारी फोटोज में उसके साथ दिखता था और ग्रेजुअली उन लोगों ने रियलाइज किया कि अगर वो इस चीज को फुल टाइम परस्यू करते हैं तो वो काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। उस टाइम रेबेलो 24 इयर्स का था और वो अपने मैनेजमेंट कॉलेज के लास्ट ईयर में था, लेकिन इसको फुल टाइम परस्यू करने के लिए वो अपना कॉलेज ही छोड़ देता है और वो ग्रेसी का असिस्टेंट बन जाता है। अब ये उनका एक परफेक्टली क्यूरेटेड मार्केटिंग प्लान बन चुका था। अब इसको कंटिन्यू करने के लिए उन्हें चाहिए थे एक्सपेंसिव हाउसेस, लग्जरी कार्स, क्लोथिंग एंड एसेसरीज। अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। ये अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे उन एक्सोटिक हॉलिडे ट्रिप्स के बारे में जहाँ पर ये एक्सपेंसिव होटल्स में स्टे करते थे। उनकी ऑडियंस के लिए ये एक परफेक्ट कपल था, एक ब्यूटीफुल वुमन जिसका एक हैंडसम एथलेटिक पार्टनर था, एक बड़ा बंगला, एक आलीशान कार। लाखों लोगों का जो सपना होता है वही जी रहे थे एंड्रे और ग्रेसी। इनके सोशल मीडिया पर इसी चीज को पोर्ट्रे किया गया था। पर ये प्लान तो वर्कआउट तभी हो सकता था जब वो इस लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाते, क्योंकि रियलिटी में एंड्रे और ग्रेसी इतने वेल ऑफ थे ही नहीं। सोशल मीडिया पर आने से पहले ग्रेसी एक जिम में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उसकी सैलरी बहुत ही कम थी और एंड्रे का भी सेम सीन था। वो एक डिलीवरी ट्रक ड्राइवर था और उसकी भी काफी कम अर्निंग्स थी और अभी भी ग्रेसी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल रहे थे पर उसका भी ऑलमोस्ट सारा पैसा लोन्स की EMI और रेंट पे करने में ही जाता था। जिस एक्सपेंसिव हाउस में वो रहते थे उसको उन्होंने रेंट पर लिया था और उसके लिए उन्हें पे करना होता था $8800 पर वीक। उनकी व्हाइट रेंज रोवर भी लोन पर ही थी तो काफी हैवी इंस्टॉलमेंट्स हर मंथ उन्हें भरने पड़ते थे, जिसके बाद वो ना तो कोई सेविंग्स कर पाते थे और ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग। और कुछ टाइम बाद उन्हें एक बेटा होता है और बेटे को भी वो अपने कंटेंट का एक पार्ट बना लेते हैं। अब एंड्रे ग्रेसी का असिस्टेंट भी था और एक फुल टाइम फादर भी। एंड्रे घर पर बच्चे को देखता था और वो ईमेल्स का रिप्लाई करता था और जो भी ब्रांड्स ग्रेसी को अप्रोच कर रहे थे उनके साथ जो भी नेगोशिएशन या डील करनी थी वो भी एंड्रे का ही काम था। इन शॉर्ट सारे फाइनेंसेस को एंड्रे ही मैनेज कर रहा था, पर इसके अलावा उसकी कोई खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ग्रेसी भी अब उसकी कम रिस्पेक्ट करने लगी थी और इसलिए एंड्रे ने क्रिप्टो करेंसी का काम शुरू किया। उसने खुद को एक क्रिप्टो एक्सपर्ट बताना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेसी को उसने ये यकीन दिलाया कि उसके इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन सच तो ये था कि 3 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो क्रिप्टो से कुछ खास अर्निंग्स नहीं कर पाया था। उसने क्रेडिट कार्ड लिए और पर्सनल लोन लेकर अपने बिजनेस को फंड किया, लेकिन तब भी वो सिर्फ $22 ही अर्न कर पाया था। रेबेलो की इस टाइम पर एज 24 इयर्स थी और उसका इन्वॉल्वमेंट अपनी गर्लफ्रेंड के बिजनेस में बस इतना था कि वो ईमेल्स को सेंड करता था, रिसीव करता था और ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट करता था। एंड्रे अपनी मदर से भी काफी क्लोज था। उसकी मदर चाहती थी कि वो कोई स्टेबल करियर परस्यू करे जिस पर वो पूरी लाइफ डिपेंड कर सके। एंड्रे की मदर कलीन को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा था कि एंड्रे ने लास्ट सेमेस्टर से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। वो काफी कंसर्न थी उसके लिए, बहुत ज्यादा वरिड थी। एंड्रे के 2 और भाई और एक ट्विन सिस्टर भी थी। उसका बड़ा भाई जूलियन बाहर ही रहता था और फेबियन अपनी मदर के साथ रहता था और उसकी सिस्टर मनीक भी टेम्पररीली अपनी मदर के साथ रहने लगी थी क्योंकि उसका कॉलेज वहाँ से पास पड़ता था। 2010 में अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद कलीन ने अकेले ही अपने 4 बच्चों को रेज किया था। एंड्रे की मदर कलीन एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी थी। वो उस टाइम पर एज अ टीचर भी जॉब कर रही थी। जैसे जैसे
बच्चे बड़े होने लगे थे, कलीन अपने लिए टाइम निकालने लगी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी फिर से स्टार्ट की। 2020 में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी। वो 58 की एज में एक और नया करियर स्टार्ट करना चाहती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कलीन इस एज में भी कितनी ज्यादा एम्बिशियस थी। पर 25 मई 2020 में जो उनके साथ हुआ वो कोई भी नहीं सोच सकता था। फेबियन एक सुपरमार्केट में काम करता था। रोज सुबह 10 बजे कलीन ही फेबियन को उस सुपरमार्केट में ड्रॉप करती थी और करीब दोपहर के 2 बजे वो उसे वापस भी लेने जाती थी। लेकिन 25 मई को फेबियन की शिफ्ट जब खत्म हुई तब उसकी मदर उसे लेने नहीं आई। वो काफी टाइम तो वेट करता रहा। उसने अपनी मदर को कई कॉल्स किए, पर जब उन कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिला तब उसने अपने घर के टुवर्ड्स वॉक करना शुरू किया। उसे लगभग 15 से 20 मिनट लगे अपना घर पहुंचने में। वो घर में जैसे ही एंटर करता है उसे शावर लेने की आवाज आती है, तो वो सोचता है कि शायद उसकी मदर नहा रही है। फिर भी वो पूछता है कि मम्मा आप मुझे लेने क्यों नहीं आए, पर कोई आवाज नहीं आती। फिर वो थोड़ा टाइम वेट करता है, पर काफी देर तक सिर्फ पानी की ही आवाज आती रहती है और उसकी मदर वॉशरूम से निकलती ही नहीं। अब उसे थोड़ा डाउट हुआ और वो बाथरूम के डोर को नॉक करता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है हर जगह पर ब्लड था। उसकी मदर बाथरूम के फ्लोर पर थी, एक अजीब सी पोजीशन में। वो जल्दी से अपनी मदर को एक टॉवल से कवर करता है और फर्स्ट एड लेकर आता है। वो सीपीआर देने लगता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। वो एकदम से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है। मेडिकल टीम के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी कलीन दम तोड़ देती है। फेबियन सब लोगों को कॉल कर देता है, अपनी सिस्टर को, अपने बड़े भाई जूलियन को और एंड्रे को भी। वो सबको जल्दी आने को कहता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब फेबियन और मनीक मॉर्निंग में अपनी मदर से मिले थे तो सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था। फेबियन तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी मदर अब नहीं रही। प्लस उसे कुछ बातें बहुत अजीब भी लग रही थी, जैसे उसकी मदर ने अपनी गोल्डन वॉच और ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, जबकि वो नहाने से पहले हमेशा इन चीजों को उतार दिया करती थी। पुलिस को भी कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं दिखी और वो भी इसे एक एक्सीडेंटल डेथ ही कंसिडर कर रहे थे। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एक्चुअली 2 वीक्स बाद एक इंश्योरेंस कंपनी ने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि इस फैमिली के एक मेंबर ने क्लेम डाला है और उसने कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए हैं। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एंड्रे ही था। एंड्रे ने अपनी मदर की डेथ से 3 दिन पहले 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की थी, जिसमें उसने खुद को बेनिफिशियरी दिखाया था और अब वो उन्हीं इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसे को क्लेम कर रहा था। मतलब अगर उसकी मदर की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसे $1.15 मिलियन मिलेंगे। और फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी मदर की डेथ होते ही उसने 3 दिन में ही इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। 2 इंश्योरेंस कंपनी ने तो ये कहकर क्लेम को डिनाई कर दिया कि पॉलिसी एक्टिवेशन और डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो काफी कम है और ये उनकी गाइडलाइंस में नहीं आता, तो वो पेमेंट नहीं करेंगे। एज पर गाइडलाइंस ये इंटरवल कम से कम 1 मंथ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो थर्ड इंश्योरेंस कंपनी थी वो इस क्लेम को देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। एंड्रे ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो कंपनी को बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगे। उन्हें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए वो सभी फेक थे। इवन जो कलीन की विल थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। एंड्रे ने वहाँ पर भी खुद को एक लौता लीगल एयर दिखाया था। कंपनी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डिमांड की थी, तो उसने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग एआई की हेल्प से बनाई ताकि उसकी आवाज अलग लगे। इसके बाद तो इंश्योरेंस कंपनी एंड्रे पर डाउट करने लगी थी और इसीलिए उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। जब पुलिस ने एंड्रे को कॉल करके ये सब पूछा तो एंड्रे ने बताया कि उसकी मदर उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न थी और क्योंकि वो उसका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी, तो शायद इसलिए उन्होंने इन इंश्योरेंस पॉलिसीज को परचेज किया। एंड्रे की बातें सुनकर पूरी फैमिली शॉक्ड थी, क्योंकि एंड्रे के भाई बहन इस चीज को मान ही नहीं सकते थे कि उनकी मदर एंड्रे को सोल बेनिफिशियरी बना देगी, क्योंकि कलीन अपने सभी बच्चों को इक्वली प्यार करती थी। अगर इनहेरिटेंस की बात थी और पैसे को डिवाइड करने की बात होती तो वो सबसे पहले जूलियन से बात करती, जो सबसे बड़ा बेटा था। जूलियन भी अब कुछ टाइम के लिए कलीन के घर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारी ही चीजों को सेटल करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपनी मदर के डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स ढूंढना शुरू किया तो ना तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा था और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब थे। बाद में वो ड्राइविंग लाइसेंस भी एंड्रे के पास ही मिला। इवन घर पर रिसीव होने वाला हर एक डॉक्यूमेंट एंड्रे ले जा चुका था। कलीन की सिस्टर ने बताया कि जब वो उस दिन कलीन से मिलने गई थी तब उसने एंड्रे की गाड़ी को भी बाहर देखा था। बाद में पता चला कि सेम डे एंड्रे भी अपनी मदर से मिलने आया था और ये बात उसने सबसे छुपाई थी। एंड्रे पूरी तरह से फंसता जा रहा था। इस टाइम तक सबका डाउट एंड्रे की तरफ ही था। एंड्रे ने बताया कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। वो अपनी मदर से मिलने जाता रहता था और इसमें कुछ अलग नहीं था और क्योंकि किसी ने उसे नहीं पूछा तो उसने नहीं बताया कि वो उस दिन भी अपनी मदर से मिलने गया था। और उसने बताया कि उस दिन उसकी मदर काफी स्ट्रेस में थी और वो खुद की लाइफ लेने की बात कह रही थी। पर एंड्रे के सिबलिंग्स इस बात से अग्री नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उनकी मदर काफी हैप्पी और हेल्दी थी। इनफैक्ट वो तो आगे एक करियर परस्यू करने के बारे में भी सोच रही थी। तो ऐसे में वो खुद की जान क्यों लेगी। अब पुलिस ने ग्रेसी को इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया क्योंकि एंड्रे के सबसे ज्यादा क्लोज ग्रेसी ही थी और शायद वो भी इस प्लान में इन्वॉल्व हो सकती थी। ग्रेसी ने बताया कि 25 मई को वो और उसका कजन लंच पर जाने वाले थे जिसके लिए वो बार बार एंड्रे को कॉल कर रही थी। पर उस दिन एंड्रे जैसे गायब हो गया था और उसने किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। और फिर फ्रस्ट्रेट होकर ग्रेसी ने उसे कुछ मैसेजेस किए। रिप्लाई फॉर फक्स सेक, डोंट यू हैव अ फोन, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग। पर एंड्रे की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। और फिर सडनली 2 बजे एंड्रे वापस आ गया पर अभी भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। पुलिस को अब एंड्रे पर तो पूरा डाउट था पर ग्रेसी के बारे में वो श्योर नहीं थे। इसलिए वो ग्रेसी और एंड्रे के लिविंग रूम में और उनके बेडरूम में लिसनिंग डिवाइसेस इंस्टॉल कर देते हैं और वो 3 मंथ्स तक उनकी सभी कॉन्वर्सेशंस को मॉनिटर करते हैं। इन रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि ग्रेसी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट उसे तो ये भी नहीं पता था कि एंड्रे ने इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की हैं। वो एंड्रे पर गुस्सा करती थी और उसे पूछती थी कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों परचेज की और उसका इन सब में क्या इन्वॉल्वमेंट है। उसे डर था कि कहीं एंड्रे ने कुछ गलत किया है तो इस पूरे स्कैंडल की वजह से उसका भी करियर खराब हो जाएगा। एंड्रे तो काफी कॉन्फिडेंट था। वो ग्रेसी को कहता था कि इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही वो इस कंट्री को ही छोड़ देगा। एंड्रे और ग्रेसी टोटल $1,20,000 की डेट में थे। उनके टैक्सेस भी ओवरड्यू थे। रेंट पेमेंट और EMI की पेमेंट में तो वो बहुत ही पीछे थे। 3 साल तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद भी एंड्रे ने कुछ खास नहीं कमाया था। वो बहुत टाइम से एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगा था टू फंड देयर लाइफस्टाइल। काफी लोग जिनसे उसने उधार लिया था वो अब उसे परेशान करने लगे थे। तभी एंड्रे ने अपनी माँ के नाम पर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की और 3 डेज बाद ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है। वो सबको ये शो करना चाहता था कि वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। इनफैक्ट वो इस टाइम पर ग्रेसी को कन्विंस करता रहता था कि उसे क्रिप्टो से एक बहुत बड़ा रिटर्न आने वाला है। इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे को वो ये दिखाना चाहता था कि ये सब उसने क्रिप्टो में अर्न किया है। एंड्रे को 2022 में इस मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया। उसका ट्रायल शुरू हुआ अक्टूबर 2024 में और 8 हफ्तों तक चला। इस बात का कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं मिला कि एंड्रे ने अपनी मदर को मारा है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि उसकी मदर की नेक पर जो ब्रूजेस थे वो ये शो करते हैं कि उसे पिलो से सफोकेट किया गया था और फिर काफी देर तक सांस ना आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एंड्रे के कंप्यूटर्स और बाकी डिवाइसेस को भी चेक किया गया पर एंड्रे सब कुछ पहले से ही फॉर्मेट कर चुका था। एंड्रे प्लीडेड नॉट गिल्टी, लेकिन फिर दिसंबर 5, 2024 एंड्रे को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। एंड्रे की पनिशमेंट ड्यू है अप्रैल 2025 में। एक्सपेक्टेड है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल।